स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का चैप्टर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.2। इसके पहले के वीडियोस में मैंने इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 12.1 बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियोस जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो वीडियोस देखेंगे तो आपको इसमें इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12.2। अब प्रैक्टिस सेट 12.2 में इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स देखकर डरना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स में दो ही स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि इक्वेशन बनाना, और जो सेकंड स्टेप है वो हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 में ऑलरेडी कर लिया है, इक्वेशंस सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। एक माँ की उम्र अपने बेटे से 25 साल ज्यादा है। ठीक है, मम्मी की उम्र बेटे से ज्यादा ही होगी ना। फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो हमको पूछा है सन का एज क्या होगा, एक कंडीशन दिया है उसके बाद, इफ आफ्टर 8 years 8 साल बाद सन्स एज टू मदर्स एज का रेशियो विल बी 4/9। वो रेशियो यूज करके हमें सन का एज निकालना है। तो जब भी बच्चों आपको ऐसा एज वाला प्रॉब्लम दिया होगा ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में ऐसे ही होगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन आज के दिन दी हुई होगी और एक पर्टिकुलर कंडीशन कुछ साल पहले या कुछ साल बाद, आफ्टर सम टाइम या बिफोर सम टाइम की कंडीशन दी होगी। वो कंडीशंस यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछा है फाइंड सन्स एज ना, तो हम लोग ले लेंगे लेट द एज ऑफ सन बी x years टुडे। एक वेरिएबल ले लिया, हमको नहीं पता ना। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंडीशन और जो भी इसमें बाद में वाली कंडीशन दी है ना 8 years बाद वाली, तो वो कंडीशन प्लॉट कर लेंगे। क्या करेंगे देखो यहां पे। तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट एज क्या है वो लिख दिया, और जो कंडीशन दिया है यहाँ पे 8 years दिया है ना, और कोई क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं। यहाँ पे 8 years दिया है इसलिए आफ्टर 8 years यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और दोनों जगह सन का एज क्या है, मदर का एज क्या है वो प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ टुडे, प्रेजेंट तो मैंने लिया, सन का एज कितना है x years, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सन का एज है x, और मदर का एज क्या है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, मतलब मदर का एज सन से 25 साल ज्यादा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मदर्स एज इज जो भी सन का एज है प्लस 25, सन के एज से 25 ज्यादा है तो सन के एज में 25 ऐड कर देंगे ना मदर्स एज निकालने के लिए। समझ में आया बच्चों, जो भी मदर का एज है वो सन के एज में 25 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। बट सन का एज क्या है, आज सन का एज है x, तो मैं वहां पे लिख देता हूं इक्वल टू x, और ये 25 तो ऐसे ही आ गया। तो मुझे मदर का एज मिल गया x + 25, लेकिन ये टुडे है। अब वो बोल रहा है इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। अब देखो बच्चों, ये जो एज है ना ये आज का एज है टुडे। 8 years के बाद ये एज चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, अगर देखो आज आपका एज 12 years है तो 8 years बाद भी आप 12 years के ही रहोगे क्या। अगर आज आपका एज 12 years है तो 8 years बाद आपका एज कितना होगा, 12 + 8 20। अगर आज आपका एज 13 years है तो 8 years बाद कितना होगा, 13 + 8 ना, बढ़ेगा ही ना 8 साल से, जितने साल जाएंगे उतना आपका एज बढ़ेगा। तो लेट्स से सन का एज आज x है तो 8 years बाद क्या हो जाएगा, जो भी आज एज था उसमें मैं 8 years ऐड कर दूंगा। करेक्ट। वैसे ही देखो मदर का एज आज कितना है, टुडे आज है x + 25, तो जो भी एज था x + 25 8 years बाद वो x + 25 में और 8 years ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एज तो बढ़ने ही वाला है। तो ये कितना आ गया देखो, ये x + 25 + 8 आ गया x + 33 हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टुडे, क्योंकि हमने जो ये एज अज्यूम किया है ये आज के दिन है। ये x जो है हमने आज के दिन अज्यूम किया है। आपका एज एवरी टाइम चेंज होते रहेगा ना। आप आज 12 years के हैं तो एक साल बाद आप 12 नहीं रहेंगे, 13 रहेंगे। टुडे आपका एज 12 है। ओके, वैसे ये एज मैंने टुडे लिया है। तो एज वाले प्रॉब्लम में कभी भी याद रखना है, आपको एक प्रेजेंट टुडे की कंडीशन आएगी और एक आफ्टर या बिफोर या कोई और कंडीशन आएगी, तो हम ऐसे कंडीशंस प्लॉट कर देंगे। आगे आपको समझ में।
अभी इसमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कंडीशन क्या दिया है, इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन दिया है ना यहाँ पे, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज, मतलब सन्स एज टू मदर्स एज इज इक्वल टू 4/9। लेकिन ये कौन सा एज है, 8 years वाला, तो हम लोग कंडीशन में लिख देते हैं आफ्टर 8 years का कंडीशन है, ठीक है, हो गया। अब सन एज क्या है, देखो सन का एज आफ्टर 8 years है x+8 और मदर का एज है x+33, तो सन के जगह पे हम क्या लिखेंगे x+8, मदर्स एज के जगह पे लिखेंगे x+33, तो लिख दो क्या आ गया, देयरफॉर x+8 अपॉन x+33 इक्वल टू 4/9। आ गया समझ में, यहां पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कौन सा वैल्यू, आफ्टर 8 years वाला, क्योंकि कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पहला पार्ट ये देखो हमने पूरा किया, फिर ये इक्वेशन निकाला यहाँ पे देखो x+8 अपॉन x+33। सेकेंड पार्ट क्या है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना। ये फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको हमें एक स्टेटमेंट में या एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इक्वेशन निकाल लिया। अभी इक्वेशन तो हमको सॉल्व करने आता है, चलो सॉल्व करते हैं। उसके पहले आप एक बार देख लो पूरा मैंने क्या किया है, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके चलो अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन में देखो यहाँ पे एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक ही फ्रैक्शन है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखो राइट साइड में भी एक ही फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते थे इसमें, ये 9 को यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये x+33 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 9 इंटू x+8 इज इक्वल टू 4 इंटू x+33। मतलब ये 4 के पास ये x+33 चला गया और ये 9 यहाँ पे x+8 के पास आ गया, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं बचा, अभी ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 x से मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे क्या मिलेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 33। 9 मल्टीप्लाइड बाय x होगा 9x प्लस 9 इंटू 8 होगा 72, 4 इंटू x होता है 4x प्लस 33 4 आ जाएगा 132, है क्या नहीं। इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, देखो मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे 72 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये 72 को वहाँ भेज देते हैं। ये 72 यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू को क्रॉस करने के लिए उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, प्लस 72 वहाँ जाके क्या बन जाएगा -72। तो क्या मिलेगा मुझे 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 132 -72। क्या आ जाता है सॉल्व करके 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 60, ठीक है। अब ये 4x मुझे यहाँ पे लेके आना है, क्यों, क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो पूरा x एक साथ होगा तो x इक्वल टू कुछ तो आ जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 4x यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब, तो इक्वल टू क्रॉस करके पेनल्टी देगा, तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो मुझे मिलेगा देखो 9x माइनस 4x इज इक्वल टू राइट साइड में सिर्फ बचेगा 60। 9x माइनस 4x क्या होता है, 9 चॉकलेट्स माइनस 4 चॉकलेट्स, मतलब 5 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की जगह पे क्या है x इज इक्वल टू 60। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे ये 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 5x का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये 5 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा therefore x इज इक्वल टू 60 और जो 5 बाजू में था वो नीचे आ जाएगा। इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 12 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया मुझे, x का वैल्यू मुझे मिल गया 12, ठीक है। यही तो पूछा था, x क्या था, x was nothing but the age of sun today, तो हमको find sun's age पूछा है ना, सन का एज हमने x लिया था और x का वैल्यू हमको मिल गया, x का वैल्यू है 12, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा ना फाइनल आंसर, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 years।
बच्चों ये वर्ड प्रेजेंट या टुडे या फिर आप टुडे यूज कर लो, द एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स टुडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन में दो पार्ट थे। पहला वाला पार्ट देखो यहाँ तक था, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट था, यहाँ तक हम लोग एक इक्वेशन लेके आए, फिर वो सेकंड वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ओके, पॉज कर लो, एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज का कोई भी क्वेश्चन आया आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, प्रेजेंट और नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। ठीक है, ऐसा बोला है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 ज्यादा है। तो अगर मुझे न्यूमरेटर पता हो तो उसमें मैं 12 ऐड कर दूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा, है ना। तो मैं न्यूमरेटर को क्या ले लूंगा, न्यूमरेटर को मैं ले लूंगा x। ठीक है, तो मुझे डिनोमिनेटर मिल सकता है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब न्यूमरेटर जो भी था उसको 2 से डिक्रीज किया, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, एंड डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज किया, द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, x। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब पता है ना, फ्रैक्शन में जो ऊपर का पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, बी x। अभी इसमें भी दो कंडीशन है, पहले कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए ना, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो उसको बोलते हैं न्यू फ्रैक्शन। और हर एक फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखा है, लेट द न्यूमरेटर बी x। तो ओरिजिनल न्यूमरेटर मैंने x ले लिया है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। मतलब मैं ये डिनोमिनेटर जो दिया है नीचे, उसके जगह पे ऐसा लिख सकता हूं, जो भी न्यूमरेटर है उससे 12 ऐड कर देंगे तो मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा। बट न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है x, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा x प्लस 12। आ गया समझ में। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। तो ये जो न्यू फ्रैक्शन है ना, इसमें ये कंडीशंस आ जाएगी। न्यूमरेटर क्या है, जो भी ओरिजिनल न्यूमरेटर था वो तो ऐसे लिख दिया, जो भी ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो भी ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां से देखो x प्लस 12 x प्लस 12 x। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, इसमें दिया है न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब न्यूमरेटर में से 2 डिक्रीज करना, मतलब 2 माइनस करना, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। तो जो भी डिनोमिनेटर था उसको 7 से इंक्रीज कर दिया। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ हाफ, मतलब ये जो नया फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो नया फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे उसका वैल्यू दिया है 1/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पहले तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, इज इक्वल टू x प्लस 12 प्लस 7, मतलब x प्लस 19। तो नया फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर x माइनस 2 और डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 19, तो आ जाएगा x प्लस 19। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये जो भी नया फ्रैक्शन आया है मुझे, ये वाला, दैट इज इक्विवेलेंट विथ हाफ। इक्विवेलेंट विथ हाफ मतलब क्या, कि जो भी नया फ्रैक्शन है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्विवेलेंट टू हाफ, इज इक्वल टू हाफ। हो गया, तो हमने सब कुछ लिखकर मसाला डाल के एक इक्वेशन बना लिया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें फ्रैक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चलो सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पे एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, एक ही फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक ही फ्रैक्शन, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 19 यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, देयरफॉर 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 19। सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखो x से मल्टीप्लाई हुआ और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस यही 1 19 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 19।
Therefore 2 into x is 2x minus 2 into 2 is 4, 1 into x is 1x plus 1 into 19 is 19. अब मैं ये x को 1x जो है उसको इस तरफ लेके आऊँगा, ठीक है, और ये -4 को उस तरफ ले जाऊँगा, ठीक है. तो ये 1x का साइन क्या है, प्लस, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, पेनल्टी देना पड़ेगा ना, इक्वल टू को क्रॉस करेगा, तो मुझे मिलेगा 2x माइनस 1x इक्वल टू, देखो ये 19 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है. अब ये -4 इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, -4 क्या बन जाएगा, +4, तो यहाँ पे आके हो जाएगा +4. ये 2x माइनस 1x क्या होता है, 1x इक्वल टू 19 + 4 होता है 23. अब ये 1x को मैं सिर्फ x लिख सकता हूँ ना, x और 1x सेम होता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ x. तो मुझे x का वैल्यू मिल गया. मुझे x का ही वैल्यू चाहिए था ना. उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन, जो पहले दिया हुआ था वो. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है, x + 12. तो मुझे न्यूमरेटर मिल गया. अब डिनोमिनेटर निकालूंगा और फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू x which is 23 and what is denominator. डिनोमिनेटर था x + 12. x का वैल्यू क्या है 23 + 12 आ जाएगा 35. तो मुझे न्यूमरेटर भी पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 23/35. तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यही आ जाएगा ना फ्रैक्शन. मैंने न्यूमरेटर 23 निकाला और डिनोमिनेटर 35, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 23/35. आया समझ में. पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट करते हैं. द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7. तो ये ब्रास जो होता है ना, उसको पीतल बोलते हैं हिंदी में. तो पीतल में कॉपर एंड जिंक होता है, ठीक है. कॉपर एंड जिंक एलिमेंट्स है. आपको एलिमेंट्स क्या अभी नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि ब्रास जो है वो एक मिक्सचर है, किसका किसका, कॉपर एंड जिंक का. और रेशियो क्या है 13:7. फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स. जिंक का वेट पूछा है एक ब्रास यूटेंसिल में. ब्रास यूटेंसिल में जिंक और कॉपर दोनों होगा, लेकिन उसने सिर्फ जिंक का वेट पूछा है. जो ब्रास यूटेंसिल का वेट दिया हुआ है 700 ग्राम. तो जब भी ऐसे रेशियो वाले सम दिए होंगे ना, जैसे यहाँ पे देखो रेशियो 13:7 दिया है, 13 किसका है, कॉपर का. जिंक का कितना है, 7. तो जब भी ऐसा सम दिया है तो हम लोग वेरिएबल ऐसे एज्यूम करेंगे, कैसे, लेट द वेट ऑफ कॉपर बी. कॉपर का कितना है, देखो कॉपर का रेशियो 13, तो हम लोग कॉपर को बोलेंगे 13x एंड वेट ऑफ दूसरा क्या है, जिंक बी. जिंक कितना है, देखो 7. ये ऐसे होता है ना, कॉपर एंड जिंक 13:7. तो पहला 13 कॉपर को मिलेगा, 7 जिंक को मिलेगा, तो जिंक का आएगा 7x. अब वो बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स. अब ब्रास यूटेंसिल का वेट 700 ग्राम्स है. ब्रास के यूटेंसिल में क्या होगा, कॉपर होगा एंड जिंक होगा. तो कंडीशन क्या दिया है कि पूरे ब्रास यूटेंसिल का वेट 700 ग्राम्स है, तो वो 700 ग्राम्स में होगा क्या, कॉपर होगा एंड जिंक होगा. तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ ब्रास वेसल इज इक्वल टू 700 ग्राम्स. करेक्ट. अब ब्रास वेसल में है क्या, ब्रास वेसल में है कॉपर एंड जिंक. वेसल उसी का बना हुआ है ना, उसमें और कुछ भी नहीं है, कॉपर एंड जिंक है. तो दोनों अगर मैंने ऐड किया तो मुझे 700 ग्राम्स मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉपर एंड जिंक है ना, दिया हुआ है ना, देखो कॉपर एंड जिंक. तो ब्रास के अंदर यही दो होते हैं, तो ये दोनों का वेट भी 700 ग्राम्स होना चाहिए. लेकिन हमने क्या लिया, वेट ऑफ कॉपर कितना है 13x, वेट ऑफ जिंक है 7x. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे therefore 13x plus 7x is equal to 700.
13x प्लस 7x मतलब 13 चॉकलेट्स प्लस 7 चॉकलेट्स, 20 चॉकलेट्स। 20 चॉकलेट्स क्या है, x इक्वल टू 700। अब मुझे ये x का वैल्यू निकालना है तो मुझे 20 यहाँ से हटाना पड़ेगा। 20x मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय x, तो वहाँ जाके 20 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं करूँगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 700 अपॉन ये जो उधर 20 था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। क्या आएगा वैल्यू, 0 0 का 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर 1025 ज़ा, तो x आ गया 35 अपॉन 1 मतलब x का वैल्यू आ गया 35। उसने क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम्स। जिंक का वेट हमने क्या लिया, देखो 7x, तो हम लोग जिंक का वेट क्या निकालेंगे, देयरफॉर वेट of zinc is 7x which is 7 into x, x का वैल्यू है 35, तो 7 into 35 आ जाएगा 245 ग्राम्स। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास विल बी 245 ग्राम्स। ओके, अगर कॉपर का वेट पूछा होता तो कैसे निकालते, कॉपर का वेट देखो कितना है 13x, तो यहाँ लिखते 13x और x के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते 35, मल्टीप्लाई करके कॉपर का वेट भी मिल जाता। आया समझ में, जब भी आपको रेशियो दिया है क्वेश्चन में हम वेट वो रेशियोज में ले लेंगे। यहाँ पे 13 और 7 था तो 13x एंड 7x ले लिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 12.2 का प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 7 एक ही टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, देखो यहाँ पे भी 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स है और इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है और कुछ कंडीशंस दी गई है वो नंबर फाइंड करने के लिए। अब मुझे बताओ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या, ये नंबर एक के बाद एक आते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं आपको बोलूं 4 5 6, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए 3। और कोई एग्जांपल दो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट, 21 22 23, ठीक है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब ये 3 नंबर को अच्छे से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 5 को मैंने 5 लिख दिया, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 - 1, 6 को ऐसे लिख सकता हूं 5 + 1, लिख सकता हूं ना। 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है, 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। तो देखो मैंने तीनों नंबर को 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। वैसे यहाँ पे 22 वाला देखो, 22 को मैं लिख सकता हूँ 22 और 21 को लिख सकता हूँ 22 - 1, उससे एक कम, और 23 क्या हो जाएगा 22 + 1, उससे एक ज्यादा। तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, इसके जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं x, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर आएगा x + 1 और उसके पहले वाला नंबर क्या होगा x - 1। तो अगर मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो अगर मैं बीच का नंबर x लेता हूं तो उसके पहले वाला नंबर x - 1 होगा, उसके बाद वाला नंबर x + 1 होगा। देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था ना, 4 5 6 में क्या था, एक 5 है तो उसके पहले वाला 5 - 1, उसके बाद वाला 5 + 1। यहाँ पे 22 के पहले वाला 22 - 1, 22 के बाद वाला 22 + 1। वैसे ही अगर इसको x लिया तो उसके पहले वाला x - 1, उसके बाद वाला x + 1। तो बच्चों 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको कभी भी दिया तो आप यही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आगे जाके 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में जब 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसा आएगा, तब अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में और ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। सॉल्व कर सकते हैं लेकिन स्टेप्स ज्यादा लगेंगे। अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे तो आपको स्टेप्स कम लगेंगे। तो इसके बाद से अगर हमको कभी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला तो हम क्या अज्यूम करेंगे, x - 1, x एंड x + 1, ठीक है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अज्यूम करेंगे। समझ में आया? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया है, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स whose sum is more than 45 but less than 54। अभी जो कंडीशन दिया है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट काफी सिंपल हो जाएगा। पहले तो उसने क्या बोला है, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं? नहीं, तो आप क्या अज्यूम करेंगे, अब भी मैंने आपको सिखाया था, आप अज्यूम करेंगे x - 1, x एंड x + 1। 3 नंबर हो गए ना, देखो एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीनों कॉन्जिक्यूटिव ही आएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था। अब वो कंडीशन क्या बोल रहा है कि तीनों का सम, देखो whose sum is more than 45, मतलब ये सम ऑफ
3 नंबर्स जो है इट इज मोर देन 45, ठीक है। ये समझ में आया ना बच्चों आपको? जो भी सम दिया है वो 45 से बड़ा है, तो ये वाला साइन आएगा ना यहाँ पे कि जो भी सम है 45 से बड़ा है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स 45 से बड़ा है, तो ये वाला साइन डालेंगे। लेकिन उसने बोला है बट लेस देन 54, पर ये सम ऑफ 3 नंबर्स 54 से छोटा है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन डाल सकते हैं हम? ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे ये वाला पार्ट छोटा होगा ना, देखो ये छोटा वाला पार्ट, और ये जो है इससे बड़ा होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना यही लाइन में कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज लेस देन 54। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लेस देन 54। आया समझ में? अब मैं सम ऑफ 3 नंबर्स डाल देता हूं। देखो बच्चों ये तो चेंज होने नहीं वाला, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो मैं ये सेम यहां पे नीचे कॉपी कर रहा हूं, ये साइन भी चेंज नहीं होगा। अभी सम ऑफ 3 नंबर्स कौन से? ये वाले तीनों को ऐड करो, ये ना तीनों नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब ये -1 + 1 तो कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। बचा क्या? बचा हमारे पास x x x। x को क्या बोल सकते हैं हम? x मतलब 1x, तो ये भी 1x, ये भी 1x, ये भी 1x। 1x + 1x + 1x कितना होगा? 3x। तो मैं यहाँ पे ये 45 फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ये 54 फिर से कॉपी कर लेता हूँ, साइन सेम रहेगा। ये पूरे को कैलकुलेट करके मुझे आया 3x, ठीक है। अब ये 3x में मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये 3 हटाना है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3x मतलब 3 × x। तो अगर 3 हटाना है तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ यहां करूंगा तो नहीं चलेगा। अगर यहां किया तो 45 और 54 बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे हमको भी 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो हमको सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? सब जगह 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, ये पूरा सेम आ जाएगा, सिर्फ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 8 जा 24। तो ये क्या आ गया? 1/1 क्या होता है? 1/1 1 होता है, और 1x आ जाएगा आंसर। तो 1x को मैं सिर्फ x लिख सकता हूं, तो ये मुझे मिल गया x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या मिला? 15/1 क्या होता है? 15/1 15, और यहाँ पे 18 यहाँ पे 3 1 आया ना, 3 1 जा 3 3 18 जा 54, 18/1 क्या होता है? 18, तो यहाँ पे आ गया 18। तो मुझे पता है कि जो भी मेरा x है वो 15 से बड़ा है और 18 से छोटा है। अभी x क्या है? x एक नंबर है, कौन से टाइप का नंबर? होल नंबर। तो x होल नंबर है, तो x के पास कितने ऑप्शंस हुए? 15 से लेके 18 तक कितने नंबर आते हैं? 16 और 17, बराबर। 16 और 17 अगर मैं यहां पे लिख दूं तो ये दोनों नंबर देखो, 16 15 से बड़ा है बट 18 से छोटा है, करेक्ट। सेम वे 17 15 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है। तो x के पास दो ऑप्शन है, या तो x 16 है या तो x 17 है। दो आंसर्स पॉसिबल है ना, 15 और 18 के बीच में दो ही होल नंबर्स है, 16 17। देखो होल नंबर दिया है, नहीं तो 15 से 15.1 15.2 15.3 वो सब भी आता ना, वो सब नहीं आएगा, सिर्फ होल नंबर्स आएंगे। 15 16 17 18 19 ये सारे होल नंबर्स हैं, तो x सिर्फ 16 या 17 हो सकता है, करेक्ट। तो मैं दोनों के लिए आंसर निकाल देता हूं, क्या आएगा? तो या तो x 16 है और x is 17। तो तीन नंबर्स क्या थे, याद करो बच्चों। तीन नंबर अपने थे x - 1 x एंड x + 1। तो क्या आ जाएंगे तीन नंबर? तो मैं लिख देता हूं x - 1 x + 1, ये थे ना तीन नंबर। तो x के जगह पे 16 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 16 - 1 x is 16 16 + 1। देखो सिर्फ x के जगह पे 16 डाला है, बाकी सेम ऊपर से कॉपी किया है। अब इसको सॉल्व करो, 16 - 1 हो जाएगा 15, ये 16 ही रहेगा, ये 16 + 1 आ जाएगा 17। तो अगर x 16 है तो आंसर क्या आया? 15 16 17। तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, देखो एक के बाद एक। और यहाँ पे देख लो, अगर x 17 है तो तीन नंबर तो सेम है, x - 1 x एंड x + 1। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 17 करो, 17 सब्स्टिट्यूट। तो x के जगह पे मैंने डाला 17, ये -1 ऐसे लिख लिया। x के जगह पे 17 डाला, x के जगह पे 17 डाला, ये +1 ऐसे लिख लिया। सॉल्व करो 17 - 1 क्या आएगा? 16
ये 17 ऐसे ही आ जाएगा, 17 प्लस 1 आ जाएगा 18। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, 16, 17, 18। तो या तो 15, 16, 17 है या तो 16, 17, 18 है। तो ये क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, ठीक है। दो आंसर्स है जो है कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ये पूरा सोल्यूशन ऐसे लिखा है, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि कॉम्प्लिकेटेड न लगे। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप, बट पहले ये समझ लो अच्छे से। देखो मैंने क्या किया है, पहले तो जो अपना ट्रिक है वो ट्रिक यूज किया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे लिया। अगर मैं ऐसे नहीं लेता ना तो इससे काफी ज्यादा स्टेप्स सॉल्व करने पड़ते हैं। और ये रॉन्ग नहीं है, अगर कोई बुक में किसी ने नहीं किया या टीचर ने नहीं सिखाया इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है। आपको आंसर सेम ही आने वाला है एंड में। ये ट्रिक है जो आप 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में तो यूज करने ही वाले हैं, तो अभी से सीख लो ना, काम आ जाएगा। चलो अब इसका देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखो जो एग्जाम में आपको ये सब लिखना पड़ेगा ना, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी x-1 x plus 1। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया था, सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 54। सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे मैंने 3 से ऐसे ही डिवाइड किया था, ऐसे नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। डिवाइड किया, मुझे ये आंसर आया। फिर एक जगह x = 16 लिखा, एक जगह x = 17 लिखा। दो ही ऑप्शन है ना x के पास। अगर x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 18 तो या तो वो 16 हो सकता है या वो 17 हो सकता है। 3 नंबर्स क्या थे, x-1 x plus 1, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लिया दोनों जगह, फाइनल आंसर लिख दिया। द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स आर 15, 16, 17 और 16, 17, 18। पॉज करके देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number। पता नहीं क्या बोल रहा है लेकिन टेंशन मत लो, आ जाएगा। फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये ऑफ द 3 consecutive natural numbers। जैसे ही हमको दिखा 3 consecutive natural numbers, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि 3 consecutive natural numbers क्या लेंगे, x-1 x and x plus 1। ठीक है, चलो जल्दी से लिख दो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x-1 x x plus 1। मैंने सिखाया था ना कॉन्जिक्यूटिव कैसे होता है और ये क्यों लेते हैं, इससे फायदा क्या होता है। चलो अब सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज, मतलब इक्वल टू 9 मोर देन। 9 मोर देन मतलब उससे 9 ज्यादा। ठीक है, तो जो भी यहां पे आएगा उससे 9 ज्यादा है। किससे 9 ज्यादा है, देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब इट इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, देखो यहां पे पढ़ो, 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आया। अगर लेस देन दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस के जगह पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ो, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इज, मतलब इक्वल टू 9 मोर देन मतलब 9 ज्यादा, 9 प्लस होगा जो भी आएगा उसमें, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। अब सब्स्टिट्यूट करो, ये तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है अपना, x-1। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज x-1। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, x plus 1। करेक्ट, कॉन्जिक्यूटिव है ना, ये एक के बाद एक नंबर, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या आ जाएगा, therefore 5 into स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, x-1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x plus 1 प्लस 9। तो ऐसे का ऐसा आ गया। अब ये ब्रैकेट खोलो, क्या मिल जाएगा, ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले मुझे मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x, बीच में माइनस साइन है ना तो माइनस साइन ऐसे ही लिख दो। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही इक्वल टू 4, यहाँ पे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस साइन है तो प्लस आएगा, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 9 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर कैलकुलेट करो,
5 इंटू एक्स मतलब 5x माइनस 5 इंटू 1 मतलब 5, 4 इंटू एक्स मतलब 4x प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 9. 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x. 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा? ये 4 प्लस 9 है ना, 4 प्लस 9 आ जाएगा 13. अब इसको सॉल्व करना है, ये तो इक्वेशन है, सिंपल है ना. कैसे सॉल्व करेंगे? ये x वाला टर्म एक साइड लेके आएंगे और बाकी सब दूसरी साइड भेज देंगे. ठीक है, तो x इक्वल टू फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Therefore 5x, ये जो 4x है ना, इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा. तो यहां पे इसका साइन क्या है? प्लस. इक्वल टू क्रॉस करेगा तो फ्री में नहीं क्रॉस कर सकता, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा. 4x क्या बन जाएगा? माइनस 4x. ठीक है, इक्वल टू, और जो माइनस 5 है इसको उधर भेज देते हैं. ठीक है, तो माइनस 5 इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 5. तो ये प्लस 13 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे. ठीक है, प्लस 5 आ जाएगा. कहां से आया प्लस 5? ये माइनस 5. ये प्लस 13 इधर ही है, देखो सेम लिखा हुआ, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही होता है. अब सॉल्व करो इसको. 5x माइनस 4x क्या होता है? 1x. 1x को सिर्फ x लिख सकता हूं ना, इक्वल टू 13 प्लस 5 क्या होता है? 18. तो मुझे x का वैल्यू मिल गया. अब अगर x का वैल्यू मिल गया तो मैं 3 नंबर फाइंड कर सकता हूं क्या? देखो इसमें x का वैल्यू मिसिंग है ना खाली, बाकी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या थे? x माइनस 1, x एंड x प्लस 1. तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? हम ऐसा लिखेंगे, therefore x माइनस 1 x प्लस 1 क्या आ जाएगा? 18 माइनस 1, x के जगह पे आ जाएगा 18, फिर x के जगह पे आ जाएगा 18, 18 प्लस 1 है ना, क्या आ जाएगा? ये 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, ये 18, 18 प्लस 1 आ जाएगा 19. तो मैं बोल सकता हूँ therefore 17, 18, 19 are the 3 consecutive natural numbers. आया समझ में? मुझे सिर्फ x मिला था, लेकिन बाकी सब जो नंबर थे वो x के टर्म्स में ही थे ना, तो मुझे बाकी दो भी मिल गए, तो फाइनल आंसर मिल गया. एक बार देख लो अच्छे से क्या किया है बच्चों. ये वाला जो पार्ट था ये तो हमने पहले ही ट्रिक सीख लिया था कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैसे लेना. इसमें ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट था. एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो आपको कंडीशन और अच्छे से समझ में आएगा. ये खुद से सॉल्व करना है बिना देखे, तो ही आपको ये समझेगा, नहीं तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे. रट्टा मत मारना. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके देख लो. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये लेक्चर हम खत्म करते हैं. ये वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 7 किया था. इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, तो ही आपको अच्छे से आएगा. नहीं तो आपको अभी इजी लगेगा लेकिन एग्जाम में जाके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें.